रात लगभग 9 बजे की थी। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे। बीच बीच में बिजली चमक रही थी, जिससे कुछ क्षणों के लिए पूरा आकाश उजाले में नहा जाता और फिर सब कुछ पहले से भी गहरे अंधेरे में डूब जाता। धीरे धीरे धुआं छोड़ती हुई ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर आकर रुक गई। यह स्टेशन शहरों की तरह चहल पहल वाला नहीं था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। प्लेटफॉर्म पर इक्का दुक्का केरोसिन के लैंप टिमटिमा रहे थे। झिंगुरों की आवाज, दूर कहीं कुत्तों का भौंकना और हवा में सूखे पत्तों के सरसराने की ध्वनि मिलकर एक रहस्यमयी माहौल बना रही थी। ट्रेन के डिब्बे से धीरे धीरे 4 युवक नीचे उतरे। रंजीत, जय, विक्रम और सुजीत। चारों के कंधों पर बैग थे और चेहरों पर दुर्गा पूजा की छुट्टियों की खुशी साफ झलक रही थी। जय ने चारों तरफ देखते हुए कहा, अरे वाह, यही है क्या धूपगुड़ी स्टेशन? कितना शांत है ये यार, न कोई भीड़ है न शोर। विक्रम हंसते हुए बोला, सच में रंजीत, तेरे पिसी बुआ का घर इतना दूर होगा ये तो हमने सोचा भी नहीं था। रंजीत मुस्कुराकर बोला, अरे अभी तो असली मजा शुरू हुआ है, थोड़ी दूर चलना होगा, फिर वहां से बैलगाड़ी मिलेगी। तभी ट्रेन ने एक लंबी सीटी बजाई और धीरे धीरे स्टेशन छोड़कर अंधेरे में गायब हो गई। कुछ ही पलों में उसकी रोशनी भी दूर कहीं खो गई। अब स्टेशन पर सन्नाटा और भी गहरा हो गया। चारों दोस्त स्टेशन से बाहर निकलकर मिट्टी के रास्ते पर चलने लगे। आसपास कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। दूर तक बस पेड़, झाड़ियां और अंधेरा। थोड़ी दूर जाने के बाद जय ने सामने इशारा करते हुए कहा, अरे देखो, वहां शायद बैलगाड़ी खड़ी है। सचमुच थोड़ी दूरी पर एक बैलगाड़ी खड़ी थी। उसके ऊपर लकड़ी का छोटा सा छप्पर था। 2 बैल सिर झुकाकर खड़े थे। गाड़ी के आगे एक आदमी बैठा था जिसने धोती पहनी हुई थी और सिर पर गमछा बंधा था। गाड़ी में एक लालटेन रखी थी जो हल्की रोशनी दे रही थी। रंजीत आगे बढ़कर बोला, दादा, क्या आप हमें मोहनपुर ले चलेंगे? बैलगाड़ी वाला धीरे से बोला, मोहनपुर? कहाँ जाओगे बाबू लोग वहां? रंजीत बोला, ताल्लुकदार बाड़ी, मेरी पिसी वहीं रहती हैं। यह सुनते ही बैलगाड़ी वाला थोड़ा चौंका, फिर बोला, अच्छा, ताल्लुकदार बाड़ी? हाँ हाँ जानता हूं, बैठ जाओ बाबू लोग, अभी निकलेंगे तो 10 बजे तक पहुंच जाओगे। चारों दोस्त एक एक करके बैलगाड़ी पर बैठ गए। बैलगाड़ी धीरे धीरे कीचड़ भरे रास्ते पर चलने लगी। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। सिर्फ बैलों के गले में बंधी घंटियों की आवाज और उनके पैरों की छपछपाहट सुनाई दे रही थी। पास के जंगल से झिंगुरों की लगातार आवाज आ रही थी। कभी कभी दूर कहीं कुत्ते भौंक उठते। शहर की भीड़ भाड़ से दूर यह रात मानो किसी दूसरी दुनिया में ले जा रही थी। पेड़ अंधेरे में ऐसे खड़े थे मानो किसी रहस्य को छुपा रहे हों। जय ने धीरे से पूछा, रंजीत, और कितनी दूर है? रंजीत बोला, बस आधा घंटा और। पिसी का घर गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर है। सुजीत ने पूछा, तुम्हारे पापा कभी यहां नहीं आते क्या? रंजीत थोड़ा गंभीर होकर बोला, दादू के मरने के बाद पापा हमें लेकर शहर में बस गए। पिसी ही इस घर की देखभाल करती हैं। विक्रम बोला, तो तू बचपन में यहां आया था? रंजीत बोला, हाँ, एक बार पापा के साथ आया था, तब से इच्छा थी कि फिर कभी यहां आऊं। जय हंसते हुए बोला, और उसी जिद में हमें भी यहां घसीट लाया। चारों दोस्त हंस पड़े, लेकिन तभी अचानक आकाश में तेज बिजली चमकी। कुछ ही सेकंड बाद भयानक गर्जना हुई। फिर अचानक तेज आंधी शुरू हो गई। हवा इतनी तेज चलने लगी कि आसपास के पेड़ बुरी तरह झूमने लगे। बैलगाड़ी का छप्पर हिलने लगा। बैल भी घबराकर रुक गए। बैलगाड़ी वाला घबराकर बोला, बाबू लोग, अब आगे नहीं जा सकते, आगे रास्ते में पेड़ गिर गया है। जय परेशान होकर बोला, अब क्या करेंगे? उसी समय विक्रम ने दूर इशारा किया, अरे देखो, वहां एक झोपड़ी है। सचमुच थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी कुटिया दिखाई दे रही थी। रंजीत बोला, चलो वहीं थोड़ी देर रुकते हैं। चारों दोस्त बैलगाड़ी से उतर गए और कीचड़ भरे रास्ते पर उस कुटिया की तरफ बढ़ने लगे। झोपड़ी के दरवाजे थोड़े खुले थे। अंदर घना अंधेरा था। रंजीत ने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। कोई है? हम लोग बारिश में फंस गए हैं, थोड़ी देर के लिए अंदर आ सकते हैं क्या? अंदर से एक कमजोर आवाज आई, कौन है इतनी रात को? दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में अजीब सी चमक। उसने धीमे स्वर में कहा, आ जाओ,
लेकिन मेरे घर में ज्यादा कुछ नहीं है। चारों दोस्त धीरे धीरे अंदर चले गए। उन्हें क्या पता था कि यह रात उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। चारों दोस्त धीरे धीरे उस कुटिया के अंदर दाखिल हो गए। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सा ठंडा माहौल महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था मानो इस छोटे से कमरे की हवा कई सालों से बंद हो। कमरे के एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की चौकी रखी हुई थी। पास में एक छोटी सी लालटेन टिमटिमा रही थी, जिसकी पीली रोशनी दीवारों पर अजीब अजीब परछाइयां बना रही थी। बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, बैठ जाओ बेटा, बाहर तूफान बहुत तेज है। चारों दोस्त कमरे के फर्श पर बैठ गए। कुछ पल तक कमरे में सिर्फ बाहर चल रही आंधी और बारिश की आवाज सुनाई देती रही। फिर बूढ़ी औरत ने रंजीत की ओर देखते हुए पूछा, तुम लोग कहां जा रहे थे इस तूफानी रात में? रंजीत ने जवाब दिया, हम लोग मोहनपुर जा रहे तालुकदार बाड़ी, वहां मेरी पिसी रहती है। यह सुनते ही बूढ़ी औरत के चेहरे का भाव अचानक बदल गया। उसकी आंखें अचानक बड़ी हो गईं। वह धीरे से बोली, क्या कहा तुमने? तालुकदार बाड़ी? रंजीत ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मेरे पापा का नाम विश्वनाथ तालुकदार है, मैं उनका बेटा हूं। रंजीत। यह सुनते ही बूढ़ी औरत अचानक चुप हो गई। उसकी आंखें रंजीत के चेहरे पर टिकी रह गईं। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे कमरे की हवा ही रुक गई हो। तभी अचानक तेज हवा का झोंका आया और कमरे की लालटेन अचानक बुझ गई। पूरा कमरा गहरे अंधेरे में डूब गया। बाहर बिजली चमकी और उसी एक पल की रोशनी में चारों दोस्तों ने देखा, बूढ़ी औरत अब पहले जैसी नहीं दिख रही थी। उसका चेहरा भयानक रूप से विकृत हो चुका था। आंखें लाल हो चुकी थीं, चेहरे की चमड़ी काली पड़ गई थी। उसकी आवाज भी बदल चुकी थी। वह भारी और डरावनी आवाज में बोली, तो तू है विश्वनाथ तालुकदार का बेटा? चारों दोस्त डर के मारे कांपने लगे। विक्रम धीरे से बोला, ये औरत ठीक नहीं लग रही। बूढ़ी औरत फिर हंसी, लेकिन उसकी हंसी इंसानी नहीं थी। वह बोली, आज तुझे अपने बाप के पाप की कीमत चुकानी होगी। रंजीत घबराकर बोला, आप कौन हैं और मेरे पापा ने क्या किया है? बूढ़ी औरत अचानक चीख पड़ी, मुझे नहीं पहचानता? मैं हूं तेरी रानू पिसी। यह सुनते ही चारों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। जय चिल्लाया, भागो यहां से, यह इंसान नहीं है। सभी दोस्त दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। तेज हवा और बारिश के बीच तीनों दोस्त दरवाजा खोलकर बाहर भागने में सफल हो गए, लेकिन रंजीत पीछे रह गया। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम! रंजीत अंदर ही फंस गया। बाहर उसके दोस्त चीख रहे थे, रंजीत भाग, जल्दी भाग! लेकिन दरवाजा अब हिल भी नहीं रहा था। कमरे के अंदर अजीब सी ठंडी हवा फैल गई। बूढ़ी औरत, या कहें रानू पिसी की आत्मा, धीरे धीरे रंजीत की ओर बढ़ने लगी। उसके पैरों की कोई आवाज नहीं थी, लेकिन हर कदम के साथ कमरे की ठंड और बढ़ती जा रही थी। वह बोली, कहां भागेगा तू? तेरे दोस्त तो भाग गए, लेकिन तू नहीं बच पाएगा। रंजीत डर के मारे कांप रहा था। फिर भी उसने हिम्मत करके पूछा, अगर आप सच में मेरी पिसी हैं तो मुझे बताइए, मेरे पापा ने क्या किया था? रानू की आंखों में अचानक दर्द की झलक दिखाई दी। कुछ पल के लिए उसकी आवाज धीमी हो गई। वह बोली, तू सुनना चाहता है ना अपने बाप की सच्चाई? रंजीत ने धीरे से सिर हिलाया। बाहर बिजली चमकी और उसी रोशनी में रानू का चेहरा दर्द और गुस्से से भरा दिखाई दिया। वह बोली, जब तुम्हारे पापा बहुत छोटे थे तब हमारी मां मर गई थी। तब वह सिर्फ 1.5 साल के थे और मैं 10 साल की। मैंने ही उन्हें मां बनकर पाला, गोद में खिलाया, पढ़ाया, बड़ा किया। मैंने शादी तक नहीं की, क्योंकि मेरा पूरा जीवन तुम्हारे पिता की परवरिश में ही गुजर गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर तूफान और भी तेज हो गया था। रानू आगे बोली, फिर एक दिन तुम्हारा पिता शहर चला गया व्यापार करने के लिए। कई साल बाद जब वह लौटा तो उसके मन में सिर्फ पैसा और लालच था। रंजीत सांस रोके सब सुन रहा था। रानू की आवाज धीरे धीरे गुस्से से भरने लगी। वह बोली,
उसने मुझसे कहा कि इस पुश्तैनी घर को किसी प्रमोटर को बेच दे और मुझे इस घर से निकालकर एक कुटिया में रहने को कहा। रंजीत हैरान रह गया। उसने धीमे स्वर में कहा, मेरे पापा ऐसा कर ही नहीं सकते। रानू चीख उठी। किया था उसने, सब कुछ किया था। उसकी आंखों से जैसे आग निकल रही थी। वह बोली, आज मैं तुझसे उसका हिसाब लेने आई हूं। कमरे की हवा अचानक और ठंडी हो गई और रंजीत को लगा कि अब उसकी मौत उससे सिर्फ कुछ कदम दूर खड़ी है। कमरे के अंदर भयानक सन्नाटा था। बाहर तूफान की आवाज गूंज रही थी। बिजली बार बार चायते चमक रही थी और हर चमक के साथ रानू की डरावनी परछाई दीवारों पर हिलने लगती थी। रंजीत चुपचाप खड़ा था। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि मानो वह खुद उसे सुन सकता था। रानू की आवाज फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार उसमें सिर्फ गुस्सा नहीं, दर्द पाता भी था। वह धीरे धीरे बोलने लगी, तुझे पता है मैंने अपने जीवन में क्या खोया? मैंने अपनी जवानी, अपने सपने, अपनी खुशियां, सब कुछ अपने छोटे भाई के लिए कुर्बान कर दिया। बाहर बिजली कड़की। रानू आगे बोली, जब हमारी मां मरी तब घर में कोई नहीं था जो तेरे पिता को संभाल सके। मैं ही उसकी मां बन गई। उसे खिलाया, उसे पढ़ाया, उसे बीमारी में रात रात भर जाग कर संभाला। मैंने अपनी शादी तक नहीं की क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं चली गई तो मेरा भाई अकेला हो जाएगा। रंजीत की आंखें नम हो गईं। रानू की आवाज और भारी हो गई। फिर एक दिन तेरे पिता शहर गए व्यापार करने। पहले पहले वो मुझे चिट्ठियां भेजते थे, कहते थे कि एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेंगे और मुझे बहुत खुश रखेंगे। मैं भी खुश थी। मुझे लगता था मेरा भाई सच में बहुत बड़ा इंसान बनेगा। कुछ पल के लिए रानू चुप हो गई। फिर उसकी आवाज अचानक कठोर हो गई। लेकिन जब वो वापस आया तब वह बदल चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ पैसे की चमक थी। उसने मुझसे कहा, यह पुराना घर बेचना पड़ेगा। कोई प्रमोटर इस जमीन के लिए बहुत पैसा देने को तैयार है। रंजीत ने धीमे स्वर में कहा, फिर आपने क्या कहा? रानू की आंखों में आंसू चमक उठे। वह बोली, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, यह घर हमारे मां बाप की याद है। यह घर सिर्फ दीवारें नहीं, यह हमारा बचपन है। मैं इसे किसी को नहीं बेचूंगी। बाहर हवा और तेज चलने लगी। रानू ने धीरे धीरे हाथ उठाया और झोपड़ी की दीवार की ओर इशारा किया। फिर क्या हुआ जानते हो? तेरे पिता ने इस घर के पीछे केले के बागान के पास ये छोटी सी झोपड़ी बनवाई और मुझे यहां रहने के लिए भेज दिया। रंजीत स्तब्ध रह गया। क्या पापा ने आपको यहां अकेला छोड़ दिया? रानू की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह आंसू इंसानी नहीं लग रहे थे। हाँ, मुझे यहां छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा, कुछ दिनों की बात है, जब उनका व्यापार बड़ा हो जाएगा तब मेरे लिए नया बड़ा घर बनाएंगे। रानू कड़वाहट से हंस पड़ी। लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। दिन महीने बने, महीने साल बने, लेकिन वह कभी वापस नहीं आए। मैं बीमार पड़ गई। मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। मुझे उम्मीद थी एक दिन मेरा भाई जरूर आएगा, लेकिन उसकी आवाज टूट गई। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर वह धीरे से बोली, मैं इसी झोपड़ी में अकेले मर गई। बाहर अचानक तेज बिजली चमकी और उसी पल रंजीत ने देखा, रानू का चेहरा अचानक और डरावना हो गया। उसकी आंखों में दर्द और गुस्से की आग जल रही थी। वह चिल्लाई, मेरा अंतिम संस्कार करने तक कोई नहीं आया, कोई नहीं। कमरा जैसे कांप उठा। रंजीत डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, पिसी, मुझे सच में यह सब नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर आपको लेने आता। रानू कुछ पल तक उसे देखती रही। उसकी आंखों में अब गुस्से के साथ साथ एक अजीब सी उलझन भी थी। रंजीत धीरे से बोला, मैं सच कह रहा हूं, मैं आपको देखने ही यहां आया था। हमारे घर में एक पुराना पारिवारिक एल्बम है, उसमें आपकी तस्वीर है। जब मैंने पापा से पूछा तो उन्होंने मुझे यहां आने से मना कर दिया, लेकिन मैं नहीं माना। मैं मां को मनाकर अपने दोस्तों के साथ यहां चला आया। रानू की आंखें धीरे धीरे बदलने लगीं। अब उनमें उतना गुस्सा नहीं था, जैसे उसके अंदर कहीं दबा हुआ प्यार फिर से जाग रहा हो।
रंजीत आगे बोला, मैं आपको देखने आया था, आपसे मिलने, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप इस हालत में होंगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कमरे की ठंडी हवा अचानक थोड़ी शांत हो गई। रानू की आत्मा वहीं रुक गई। उसका हाथ जो रंजीत की ओर बढ़ रहा था, हवा में ही ठहर गया। कुछ पल के लिए ऐसा लगा मानो उसके अंदर का गुस्सा और उसका प्यार दोनों आपस में लड़ रहे हों। कमरे के अंदर अचानक गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ क्षण पहले जो भयानक ठंडी हवा पूरे कमरे में घूम रही थी, वह जैसे धीरे धीरे शांत होने लगी। रानू की आत्मा वहीं खड़ी थी। उसका हाथ अब भी हवा में उठा हुआ था, नहीं बढ़ पा रही थी। उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह एक अजीब सी नरमी दिखाई दे रही थी। रंजीत की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह धीरे से बोला, पिसी, अगर मुझे मारने से आपको शांति मिलती है तो आप मुझे मार दीजिए, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, मैं यहां आपसे मिलने आया था। मैं आपको वापस अपने साथ ले जाना चाहता था ताकि आपको फिर कभी अकेले न रहना पड़े। रंजीत की आवाज कांप रही थी। पापा ने अगर आपके साथ गलत किया तो उसकी सजा मुझे दे दीजिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी आत्मा को शांति मिले। कुछ पल तक रानू चुप रही। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू की तरह चमकती रोशनी बहने लगी। उसकी आवाज अब पहले जैसी डरावनी नहीं थी। वह धीरे से बोली, नहीं बेटा, नहीं, मैं तुझे नहीं मार सकती। मैंने अपने भाई को बेटे की तरह पाला था और तू उसी का बेटा है। अगर मैं तुझे मार दूं तो मैं भी वही गलती करूंगी जो तेरे पिता ने मेरे साथ की थी। रंजीत ने धीरे से कहा, पिसी, मुझे माफ कर दीजिए, हमारे परिवार की तरफ से। रानू ने गहरी सांस ली। बाहर तूफान अब लगभग थम चुका था। बारिश भी धीरे धीरे कम हो रही थी। वह बोली, तुझे पता है बेटा, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? रंजीत ने सिर हिलाया। रानू बोली, लालच। लालच इंसान को अंधा कर देता है। जब तेरे पिता शहर से लौटे थे तब उनके दिल में सिर्फ पैसे की भूख रह गई थी। उन्होंने रिश्तों की कीमत भूल दी। लेकिन याद रखना, रिश्ते अगर टूट जाएं तो कोई दौलत उन्हें वापस नहीं ला सकती। रंजीत चुपचाप सुन रहा था। रानू ने धीरे से कहा, मुझे तुझसे कोई बदला नहीं चाहिए, बस तू मुझसे एक वादा कर। रंजीत तुरंत बोला, आप जो कहेंगी मैं जरूर करूंगा। रानू बोली, वादा कर कि अपने जीवन में कभी लालच को अपने रिश्तों से बड़ा नहीं बनने देगा। वादा कर कि इस समाज में किसी बुजुर्ग को कभी अकेला नहीं छोड़ने देगा, और अगर कभी किसी के साथ अन्याय होते देखे तो उसके खिलाफ खड़ा होगा। रंजीत ने बिना एक पल सोचे कहा, मैं वादा करता हूं पिसी, मैं हमेशा आपके शब्द याद रखूंगा। रानू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। कई सालों का दर्द, कई सालों का अकेलापन मानो उसी पल धीरे धीरे खत्म हो रहा था। वह बोली, तू बहुत अच्छा लड़का है बेटा, काश तेरे पिता भी ये समझ पाते। फिर उसने आसमान की ओर देखा। बाहर बादलों के बीच अचानक बिजली चमकी और उसी चमक के साथ रानू की आत्मा धीरे धीरे हल्की रोशनी में बदलने लगी। उसकी आवाज अब बहुत शांत थी। याद रखना बेटा, अन्याय चाहे जितना पुराना क्यों ना हो, उसका फल एक दिन जरूर मिलता है। लेकिन नफरत से बड़ा कोई इलाज नहीं। सिर्फ प्यार और माफी ही इंसान को सच्ची शांति दे सकते हैं। यह कहते ही रानू की आत्मा धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह गायब हो गई। कमरे में अब सिर्फ सन्नाटा था। रंजीत कुछ देर वहीं खड़ा रहा। फिर धीरे धीरे दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर बारिश लगभग रुक चुकी थी। दूर कहीं उसके दोस्त उसे पुकार रहे थे, रंजीत, रंजीत। रंजीत बाहर निकल आया। उसने आखिरी बार उस झोपड़ी की ओर देखा। अब वह झोपड़ी पहले जैसी डरावनी नहीं लग रही थी, मानो वहां की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई हो। उस रात रंजीत ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा कि रिश्तों से बड़ी कोई दौलत नहीं होती और लालच इंसान को सबसे बड़ी गलती करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन अगर दिल में सच्चा प्यार और माफी हो तो सबसे गहरा दर्द भी एक दिन खत्म हो सकता है। अगर आपको यह डरावनी लेकिन भावनात्मक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें
ताकि ऐसी ही रोमांचक, रहस्यमयी और दिल छू लेने वाली कहानियां आपको आगे भी मिलती रहें। धन्यवाद।